रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 80 ऑफ गाइटन। ठीक है, इसमें हम पैराथायराइड मूव डिस्कस करेंगे, विटामिन डी और कैल्शियम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 80 पे। अच्छा, क्या होता है कि पैराथायराइड हार्मोन की सबसे पहले बात करें तो वो जो है ना, चीफ सेल जो है ना पैराथायराइड है ग्लैंड के, वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चीफ सेल। ठीक है, और ये जो है ना, ये किडनी पे एक्ट करता है और बोन पे भी एक्ट करता है। किडनी पे एक्ट करता है तो किडनी और बोन पे भी एक्ट करता है। किडनी पे कैसे एक्ट करता है, ये एमसीक्यूज आ जाता है। किडनी पे ये साइक्लिक एएमपी पाथवे के जरिए एक्ट करता है और बोन पे एक्ट करता है फास्फोलाइपेज सी पाथवे के जरिए। ये तो हमारी हो गया मतलब एमसीक्यू। ठीक है, अब इसका एक्शन क्या होता है। पैराथायराइड हार्मोन जो होता है ना, बेसिकली उसका काम क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि प्लाज्मा या ब्लड में ना कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं। अब देखो, ब्लड में कैल्शियम उसको चाहिए तो वो कहाँ से कैल्शियम ले सकता है। सबसे पहले वो जीआईटी में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। ठीक है, वहां से अब्जॉर्प्शन बढ़ेगी तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा। दूसरा, बोन में कैल्शियम मौजूद है तो वो बोन से ब्लड में कैल्शियम लेके आएगा। दो फंक्शन। तीसरा, वो एक्ट करेगा किडनी पे और जो कैल्शियम एक्सक्रीट हो रहा है ना, तो उसकी एक्सक्रीशन नहीं होने देगा बल्कि वो कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कराएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में कैल्शियम रहे। तो तीन तरह से ये एक्ट करता है। सबसे पहले इसका एक्शन बोन पे देख लेते हैं। बोन पे कैसे एक्ट करता है, दो तरह से। ठीक है, एक होता है रैपिड फेज, एक होता है स्लो फेज। रैपिड फेज जो है ना, उसमें ऑस्टियोसाइटिक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। अब ऑस्टियोसाइटिक मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है। ऑस्टियोसाइटिक मेम्ब्रेन सिस्टम हमने पिछली वीडियो में भी किया था। ये देखें, ये होते हैं हमारे पास ऑस्टियोसाइट साले सेल। ये आपस में देखो ना, इनके प्रोसेसेस आपस में मिले होते हैं। ठीक है, तो ऑस्टियोसाइटिक सेल आपस में भी मिले होते हैं और कुछ मैंने प्रोसेस यहाँ पे नहीं बनाए, ये ऑस्टियोब्लास्ट के साथ भी इस तरह प्रोसेसेस के साथ मिले होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ ऐसे ऑस्टियोब्लास्ट के साथ भी मिले होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो सारा एक नेटवर्क बनता है ना, फिल्मी लॉन्ग फिलामेंट का। ठीक है, प्रोसेसेस का नेटवर्क बिटवीन द ऑस्टियोसाइट्स एंड बिटवीन द ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, और ऑस्टियोक्लास्ट, ये जो पूरा हमारे पास नेटवर्क बनता है ना, इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइटिक मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये जो ऑस्टियोसाइटिक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है ना, ये क्या कराता है, बोन रिजॉर्प्शन। ये पिछली वीडियो में हमने देख लिया किस तरह कराता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीका इसका ये है, और दूसरा इसका तरीका क्या है, एक्टिवेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। सिंपली ऑस्टियोक्लास्ट को पीटीएच एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्लो फेज रिजॉर्प्शन होती है। पहली फेज जो थी वो रैपिड फेज थी, जिसमें ऑस्टियोसाइटिक मेम्ब्रेन सिस्टम पंप होता है। ठीक है, और इसमें ऑस्टियोलाइसिस होती है, और ऑस्टियोलाइसिस बोन जब टूटती है वहां से कैल्शियम सारे अंश जो है ना वो ब्लड में मूव करते हैं। और दूसरा जो एक्शन है इसका बोन पे, वो है एक्टिवेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ये होता है हमारे पास दूसरा इसका किस तरह ये एक्ट करता है। दो तरीके हमने पहले भी ये पढ़ लिए, इसलिए मैं इसको मजीद नहीं बता रहा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे करते हैं कि एक्शन ऑन किडनी। किडनी पे कैसे एक्ट करता है, यहाँ पे देखो, इट एक्ट ऑन किडनी बाई साइक्लिक एएमपी पाथवे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो किडनी पे ये एक्ट करता है ना, तो ये साइक्लिक एएमपी पाथवे के जरिए एक्ट करता है। साइक्लिक एएमपी क्या कराता है, हमने बहुत मरतबा साइक्लिक एएमपी पाथवे पढ़ा हुआ है, जिसमें क्या होता है कि बाहर से मैं आपको छोटा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि बाहर से जब सिग्नल आता है वो सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है। वहाँ से क्या होता है, जी प्रोटीन एक्टिव होती है, अल्फा सब यूनिट जाता है फास्फोआर्डिनाइल साइक्लेज के पास। आर्डिनाइल साइक्लेज एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करते हैं। साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर होता है। ठीक है, ये वही सारी चीज़ें। जब साइक्लिक एएमपी आगे प्रोटीन काइनेज काइनेज ए को एक्टिवेट करता है, वो फास्फोराइलेशन करती है। ठीक है, तो जब फास्फोराइलेशन होती है ना, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना, ये आपको आता होगा। ठीक है, तो ये क्या है, जब ये एक्ट करता है साइक्लिक एएमपी पाथवे के जरिए, तो साइक्लिक एएमपी जब फास्फोराइलेशन एट द एंड होती है ना, तो उससे क्या होता है, तो कुछ जो है ना प्रोटीन जिसे कहते हैं चैनल प्रोटीन, वो एक्टिव हो जाती हैं। वो जो चैनल प्रोटीन होती है ना, वो किडनी के जो प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वेटिव ट्यूब्यूल और इसके साथ लूप ऑफ हैनले और जो किडनी के डिफरेंट ट्यूब्यूल हैं, वहाँ पे वो चैनल जब फिट हो जाते हैं वहाँ ट्यूब पे, और वहाँ कैल्शियम को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कराते हैं। मतलब क्या हुआ, साइक्लिक एएमपी पाथवे ने ऐसे चैनल को एक्टिवेट किया जिन्होंने कैल्शियम की रिजॉर्प्शन कराई, लेकिन वो फास्फेट की रिजॉर्प्शन यहाँ पे नहीं कराता। पैराथायराइड हार्मोन जो है ना, बोन में तो दोनों कैल्शियम को भी लेके आ रहा था ब्लड में बोन से, और फास्फेट को भी, लेकिन किडनी में क्या करता है, सिर्फ कैल्शियम की रिजॉर्प्शन कराता है, लेकिन फास्फेट की एक्सक्रीशन कराता है। ठीक है, फिर हमारी गाइडन में लिखा हुआ, मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि उन्होंने लिखा है कि जब किडनी पे एक्ट करते हैं ना पैराथायराइड हार्मोन, तो एक तरह से वो कैल्शियम को रिजॉर्ब कराता है, उसके साथ साथ मैग्नीशियम और हाइड्रोजन को भी एब्जॉर्ब कराता है। और दूसरी तरफ जब फास्फेट को एक्सक्रीट करा रहा होता है ना, फास्फेट को, तो उसके साथ जो है ना वो सोडियम, पोटाशियम और अमाइनो एसिड को भी एक्सक्रीट करता है। ठीक है, तो उनकी रिजॉर्प्शन कम कराता है। ये एमसीक्यू आ सकता है, तो मैंने देख लिया। ठीक है, अब इसका एक्शन हमने बोन पे भी देख लिया, किडनी पे भी। लास्ट एक्शन ऑन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन पे ये कैसे पैराथायराइड हार्मोन एक्ट करता है, इंटेस्टाइन पे ये एक्ट करता है किस तरह, विटामिन डी बना के।
विटामिन डी बनना तो होता है, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके ये क्या करता है, वहाँ से इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फास्फेट की रिअब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, अब ये हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, एक्शन ऑफ इंटेस्टाइन विटामिन डी के जरिए होता है। तो मैंने कहा कि सारा विटामिन डी के जरिए इसको पढ़ाना है, तो फिर विटामिन डी को भी साथ लेके आ जाते हैं। कैसे आप विटामिन डी कैसे बनता है, सबसे पहले उसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। स्किन में हमारे जब कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है ना, यहाँ पे देखो हमारी सारी स्किन है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मौजूद हो, यहाँ पे जब सूरज की रोशनी आती है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो होता है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है यूवी लाइट की वजह से। फिर क्या होता है, हमारे पास 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो है ना कोलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है स्किन में। ठीक है, जो कोलीकैल्सिफेरॉल है वो जाता है लिवर में, और लिवर में वो वहाँ पे उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है 25 पोजीशन पे, तो वो बन जाता है 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। कोलीकैल्सिफेरॉल जो होता है वो 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल बन जाता है लिवर में। फिर अब इसकी 25 हाइड्रोक्सिलेशन तो हुई पड़ी है लिवर में, फिर वो किडनी के पास जाता है, तो मजीद उसकी 1 नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिलेशन होती है, तो हम उसे कहते हैं 1 और 25 की तो पहली हुई है, तो हम कहते हैं 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। ठीक है, अब ये जब होती है ना 125 डाइऑक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, इसको हम कैल्सिट्रायोल भी कहते हैं विटामिन डी। जब ये बन जाती है ना, तो ये इंटेस्टाइन पे एक्ट करती है, जो हमने मेन चीज़ देखनी है। इंटेस्टाइन पे कैसे एक्ट करती है, 3 पाथवे के जरिए। ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आया, ये आपने अच्छी तरह से याद करना है कि किस तरह ये 3 पाथवे के जरिए एक्ट करती है। कैल्सिट्रायोल जो एक्टिव फॉर्म है किसकी, विटामिन डी की। सबसे पहले वो क्या करती है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनाती है। क्या, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनाती है, जिसे हम कहते हैं कॉल बाइंडिन को वो बनाती है। दूसरा कैल्सिट्रायोल क्या करता है, कैल्शियम स्टिमुलेटेड एटीपीएस बनाता है। क्या बनाता है कैल्सिट्रायोल, कैल्शियम स्टिमुलेटेड एटीपीएस। और तीसरी ये चीज़ क्या करता है, अल्कलाइन फास्फेटेज बनाता है। अब जो कैल्शियम स्टिमुलेटेड एटीपीएस और अल्कलाइन फास्फेटेज है, ये क्या कहते हैं, कैल्शियम और फास्फेट की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, लेकिन इसका मेन मैकेनिज्म अभी तक अननोन है। जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है ना, उसको कॉल बाइंडिंग कहते हैं, उनके बारे में उनको पता है, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। क्या होता है कि जब इंटेस्टाइन होती है ना, ये इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो कॉल बाइंडिंग यहाँ पे रिलीज होता है। ठीक है, और यहाँ पे जब कॉल बाइंडिंग आता है ना, तो वह एक्ट करता है ब्रुश बॉर्डर पे। देखो इसके अंदर ब्रुश बॉर्डर होगा इंटेस्टाइन के, तो ब्रुश बॉर्डर पे ये एक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ ब्रुश बॉर्डर की ये ऊपर एपिथेलियल सेल है, तो इसके 2, अगर यहाँ पे मैं सेल को लेता हूँ, यहाँ पे इस तरह सेल है, तो सेल की ये सरफेस जो ल्यूमन की तरफ है, ल्यूमिनल सरफेस होगी, और दूसरी तरफ जो इसकी सरफेस है वो बेज़ोलेटरल सरफेस होगी। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ब्रुश बॉर्डर पे एक्ट करता है। ठीक है, कॉल बाइंडिंग, और वहाँ पे क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है फ्रॉम ल्यूमिनल सरफेस, जो ल्यूमन की तरफ इसका मुंह होगा, वहाँ से इसको एब्जॉर्ब करवाएगा और सेल के अंदर ले आएगा एपिथेलियल। फिर जब सेल के अंदर ये एपिथेलियल से कैल्शियम आता है ना, तो उसके साथ फास्फेट भी आ जाता है। तो फिर जब एक मतलब सेल के अंदर आ जाते हैं, तो बेज़ोलेटरल बॉर्डर से ये इसको एक्सक्रीट कर देते हैं, वहाँ से ब्लड वेसल में चला जाता है। ठीक है, ये मतलब इतना आप ना भी याद करें तो सिंपल इस स्केच को भी याद कर सकें कि कैल बाइंडिंग आती है, ब्रुश बॉर्डर पे एक्ट करती है, वहाँ से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराती है। अगर किसी ने ज़्यादा लिखना है तो फिर बताना है कि क्या ब्रुश बॉर्डर की ल्यूमिनल सर्फेसिस की पहले एब्जॉर्प्शन होती है, तो सेल के अंदर चला जाता है, फिर बेज़ोलेटरल से ब्लड की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट हार्मोन है कैल्सीटोनिन। ये बिल्कुल छोटा सा है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बुक में नहीं लिखी है। सिंपली ये क्या कहता है, विटामिन डी और पैराथायराइड के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, ये क्या कहता है, वो दो तो कैल्शियम लेवल को ब्लड में इंक्रीज कर रहे थे, ये कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा। इसका मतलब जब ब्लड में हमारे पास कैल्शियम लेवल ज़्यादा होता है ना, तो कैल्सीटोनिन बनता है और वो कैल्शियम लेवल को कम कर देता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए जो स्टिमुलेंट है वो क्या है, हाई कैल्शियम लेवल। तो ये क्या करता है, ये पहले तो हम कहते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड से बनता है। थायराइड ग्लैंड से एक थायराइड हार्मोन पड़ा था, और ये भी थायराइड ग्लैंड से बनता है, पैराफोलिकुलर सेल से। ठीक है, वो फॉलिकुलर सेल से बना था, ये पैराफोलिकुलर सेल से बनता है। ठीक है, कैल्सीटोनिन, और फॉलिकुलर से बनता था थायराइड हार्मोन। अच्छा, कैल्सीटोनिन बन गया, उसके बाद ये क्या करता है, सिंपली क्या कहता है, कैल्शियम को कम करता है 3 वेज के जरिए। सबसे पहले बोन में कैल्शियम को भेज देगा ब्लड से। ठीक है, या दूसरा वे क्या है कि उसको किडनी के जरिए एक्सक्रीट कर देगा। ठीक है, और तीसरा क्या होता है कि हमारे पास इसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना, एब्जॉर्प्शन जो इंटेस्टाइन से वो कम कर देगा। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है, तो वही ये बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, और ये बोन पे जो है ना छोटी सी लाइन एक लिखी है कि कैसे इसकी बोन में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से बोन की रिजॉर्प्शन नहीं हो सकती। तो कैल्शियम बोन के अंदर ही रहता है, कैल्शियम बोन से बाहर ब्लड में नहीं आता। ठीक है, ये छोटी सी लाइनें, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, सिर्फ इसके डिजीज़ रह गए हैं, वो भी 2-3 मिनट की वीडियो बनी है, तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और जो है ना लिंक जो लाइक बटन पे आप क्लिक कर दें। थैंक यू।